नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होने जा रही है हेल्थ इंश्योरेंस पर। एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा मामला, एक ऐसी चीज जो आपकी और हमारी जिंदगी में इस वक्त बहुत बड़ी जगह रखती है। क्योंकि देखिए, हो ये गया है कि इन दिनों स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी तो हुई हैं लेकिन साथ में महंगी भी हो चली हैं। अचानक से कोई बीमार हो जाए, कब कितना खर्चा आ जाए, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए एक वरदान की तरह काम करता है। अवेयरनेस बढ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल हेल्थ इंश्योरेंस भी लेने लग गए हैं और ये भी हो गया है कि आप एक बेहतरीन हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। आपको खर्चे की बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपकी प्लान्ड है कोई चीज़ तो फिर कैशलेस की सुविधा आपको तुरंत ही मिल जाती है और क्लेम भी फटाफट मिलते हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि पिछले कई दिनों से ऐसी कई शिकायतें थी, हमने उस पर इनफैक्ट एक शो भी किया था जहां पर बहुत सारे लोग परेशान होते थे कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस का वो बेनिफिट नहीं मिल पाता, वो कैशलेस बेनिफिट नहीं मिल पाता। हेल्थ इंश्योरेंस होते हुए भी पैसे लग जाते हैं, बाद में आप रीइंबर्समेंट भरते रहिए, फिर उसकी एक लंबी चौड़ी कहानी होती है। और एक ये बड़ा दर्द था हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वालों का। लेकिन अब IRDAI यानी कि जो कि भारत का बीमा रेगुलेटर है, उसने कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिससे बीमा खरीदने वालों की, खास तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वालों के लिए जीवन काफ़ी आसान होने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर भी है और इस पर हम और डिटेल में अपने मेहमानों से बातचीत भी करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हुआ क्या है। तो देखिए, IRDAI ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और उसमें कहा है कि जो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका पर्पस होना चाहिए 100% कैशलेस इलाज। कंपनी को इसकी तरफ एम करना चाहिए जिससे भी आपने बीमा खरीदा है। अपवाद के तौर पे ही रीइंबर्समेंट में, यानी पहले इलाज हो गया, आपने पैसे दे दिए, बाद में कागज लगाए, वो पैसा 1-1.5 महीने बाद आ रहा है, ये अपवाद के तौर पे होना चाहिए। कैशलेस मतलब कैशलेस, क्योंकि यही कह के आपको बीमा बेचा जाता है। कैशलेस रिक्वेस्ट को तुरंत मंजूरी देनी होगी। तुरंत से मतलब है कि आप पहुंचे हॉस्पिटल, आपने वहां पर एक कैशलेस रिक्वेस्ट सबमिट की, अब उसको तुरंत मंजूरी दें। उसके लिए एक डेडलाइन बना दी गई है, 1 घंटे के अंदर ऑथराइजेशन आना चाहिए। कई बार होता है कि बहुत सारे मरीज या उनके जो परिजन हैं परेशान होते हैं, ऑथराइजेशन आने में कई बार घंटों लग जाते हैं, इनफैक्ट कई दिनों का भी वक्त लगता है। कई बार अप्रूवल हुआ नहीं हुआ, ये सवाल वो सवाल, 1 घंटे में आना चाहिए। अस्पताल में कंपनी बनाए एक हेल्प डेस्क। एक हेल्प डेस्क यूं नहीं कि कोई परेशान हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि थोड़ा पेचीदा मामला होता है, कई कागज लगाने होते हैं, कई चीज़ें लगानी होती हैं, कई तरह के अप्रूवल्स उसमें होते हैं, डॉक्टर का साइन, ये वो। एक हेल्प डेस्क होनी चाहिए जो मरीज को या उसके परिजनों को हेल्प करे। 3 घंटे में फाइनल ऑथराइजेशन। अब देखिए, एक तो हो गया कि आपने हॉस्पिटलाइजेशन ले लिया, अप्रूवल आ गया, आपका इलाज हो गया, ऑपरेशन वगैरह जो भी होना था। अब जब आप रिलीव होने जाते हैं या जिस दिन डिस्चार्ज होता है उस दिन भी बड़ा झंझट होता है। कई बार अप्रूवल नहीं आता और मरीज अटक जाता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं 3 घंटे के अंदर फाइनल अप्रूवल दीजिए डिस्चार्ज के पहले। डिस्चार्ज के लिए इंतजार ना करवाएं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि डिस्चार्ज के समय बहुत प्रॉब्लम जाती है, मरीज एक तरीके से अटक कर रह जाता है क्योंकि अप्रूवल नहीं आया, वो बेचारा हॉस्पिटल के कमरे में ही रह जाता है। 3 घंटे से ज्यादा की देरी पर अब हर जाना लगेगा, ये IRDAI का साफ निर्देश है। देरी होने पर कंपनी को ही वो खर्चा उठाना पड़ेगा, हर जाना देना पड़ेगा, एक्सेट्रा। तो ये नए नियम है। मरीज की मृत्यु, अब ये भी है, कहीं दुर्भाग्यवश अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो तुरंत सेटलमेंट के निर्देश दे रहा है अब IRDAI। कंपनी की तुरंत बॉडी रिलीज करवाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल बॉडी देने में आनाकानी करे कि अभी तो अप्रूवल नहीं है, ये नहीं है, नहीं, वहां पर कुछ नहीं है, आपको तुरंत बॉडी देनी होगी और ये जिम्मेदारी कंपनी की होगी। इसके अलावा क्लेम रिव्यू कमेटी का अब जो महत्व है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप अपना क्लेम भेजते हैं तो कमेटी उसको रिव्यू करती है, कमेटी की मंजूरी से ही रिजेक्शन होगा और वहां पर उनको आइडेंटिफाई करना होगा कि रिजेक्शन क्यों हो रहा है, डिटेल में जानकारी देनी होगी, बताना होगा। दस्तावेजों की जिम्मेदारी ग्राहक, ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। मेनी टाइम्स आपको पुलिंदे इकट्ठे करने पड़ते हैं, चाहे आपको रीइंबर्समेंट लेना हो या फिर आपको क्लेम लगाना हो, वो दस्तावेजों का एक भी कागज इधर का उधर हुआ, आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। वो अब जिम्मेदारी आपकी नहीं है, TPA कंपनी हॉस्पिटल से वो दस्तावेज कलेक्ट करेंगे।
ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें हैं और यहाँ पर फिर बीमा ओम्बुड्समैन है, जहां पर मान लीजिए कि ये कुछ नहीं हो पाता तो 30 दिन में आप शिकायत करने के बाद वहां 30 दिन में फैसला आप देना अनिवार्य होगा। देरी होने पे 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा और देरी होने पर ब्याज भी देना होगा। तो ये कुछ एक बड़े निर्णय लिए हैं IRDAI ने। अब इससे कितना अंतर पड़ेगा, क्या होगा, अभी तक क्या होता आया था, क्यों लोग परेशान होते थे, चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर वीरेन शाह, TPA एक्सपर्ट डॉक्टर अतुल अरोड़ा और पॉलिसी बाजार के हेड हेल्थ रिन्यूअल एंड कस्टमर एक्सपीरियंस जितिन जैन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि अब तीनों ही एक हॉस्पिटल है, एक TPA और एक पॉलिसी बाजार जो कि इंश्योरेंस बेच रहे हैं। शुरुआत होती है इंश्योरेंस बेचने से। जतिन साहब देखिए, ये तो IRDAI ने जो किया वो अच्छा किया, इस पर भी मैं आपकी राय लूंगा, लेकिन जब पॉलिसी बेची जाती है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आज भी चीजें क्लियर नहीं होती है। वो तभी पता चलता है जब एक मरीज जो है या एक मरीज का कोई परिजन जाके हॉस्पिटल में उसका इस्तेमाल करने जाता है और तब चीजें खुल के सामने आती हैं। अच्छा इसमें तो ये नहीं है, अच्छा इसमें तो वो नहीं है, ये तो हमें बताया ही नहीं गया। क्यों इस बात की चीजें नहीं है कि क्लैरिटी शुरू में ही दी जाए? और क्या ये जो नए प्रावधान IRDAI की तरफ से आए हैं, इसमें ऐसी कोई चीज है कि पॉलिसी बेचने के वक्त ही चीजें क्लियर हो? सबसे पहले शुक्रिया मुझे अपने शो पे आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल, ये जो नए रेगुलेशंस आए हैं और जो नई गाइडलाइंस आई हैं, इसमें एक पार्ट है जिसमें ये बोला गया है कि पॉलिसी खरीदते वक्त कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट पॉलिसी के अंदर ही कस्टमर को प्रोवाइड करी जाएगी। उसमें बहुत सिंपल भाषा में पॉलिसी के जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कस्टमर को बताए जाएंगे कि उसका कितना सम इंश्योर्ड है, किस तरह की कवरेज है, क्या एक्सक्लूजन्स हैं और क्या क्या है उस पॉलिसी में। उसको बहुत सिंपल भाषा में कस्टमर को समझाया जाएगा। कुछ कंपनियों ने ऑलरेडी लागू कर दिया है और ये आने के बाद ये बहुत ट्रांसपेरेंटली कस्टमर को बहुत आसान तरीके से सिंपल भाषा में उसको पता चल जाएगा। जी, ये अच्छी एक इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं कि नए दिशा निर्देशों में बात शामिल है कि एक छोटा सा पैम्पलेट होगा पॉलिसी के साथ में, जहां सिंपल वर्डिंग्स में, वो लंबे चौड़े बारीक अक्षरों में लिखे हुए दस्तावेज नहीं जिसको आपको दूरबीन से पढ़ना पड़े और फिर भी आपको समझ में ना आए, सिंपल भाषा में साफ शब्दों में बड़े अक्षरों में बताना होगा कि मोटा मोटा आपका पॉलिसी का कवरेज क्या है, और उसका भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कंपनी आपको एक्सप्लेन करेगी। राइट डॉक्टर अरोड़ा, इसके बाद की जो अगली प्रॉब्लम होती है जिस पे खास तौर पे अभी हमने फोकस किया और दर्शकों को बताया कि आप जब जाते हैं कहीं हॉस्पिटल में तो वहां पर वो थोड़ा सा, क्योंकि कोई रोज रोज तो बीमार पड़ता नहीं, रोज रोज तो ऑपरेशंस होते नहीं, तो बहुत सारे लोगों के लिए वो पहला दूसरा मौका होता है। तो जब वो पहुंचते हैं तो वाकई में वहां पर वो सबमिट करना, फिर उसके का अप्रूवल आना, वो एक पेनफुल स्थिति होती है। और खास तौर पे कोई इमरजेंसी में जाए तो स्थिति और खराब हो जाती है। वो मरीज को देखे कि अप्रूवल को देखे, अब क्या बदलेगा? नमस्कार, पहले तो थैंक यू, आपने मेरे को बुलाया। देखिए, ये जो है इसमें मरीज जाता है अस्पताल में जाता है, वो पहले दो तरह की एडमिशन है। अगर इमरजेंसी में जाता है या प्लान्ड एडमिशन के लिए जा रहा है। अगर प्लान्ड एडमिशन के लिए जा रहा है तो TPA डेस्क के उसका फर्ज बनता है कि पहले ही जाके सारी इंफॉर्मेशन जो है उनको चाहिए, जो TPA डेस्क को चाहिए, क्या एस्टीमेट है, डॉक्टर ने कितना एस्टीमेट बनाया है, वो सारी जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक TPA डेस्क भेजेगा नहीं। जब तक इंफॉर्मेशन इंश्योरर को या TPA को जाएगी नहीं तब तक उस पे ऊपर कार्रवाई नहीं शुरू होगी। ज्यादातर देर जो उसी में ही होती है क्योंकि मरीज जाता है, डॉक्टर का एस्टीमेट लेता है, डॉक्टर के साइन करवाने पड़ते हैं, उसमें देर हो जाती है। एक दफा ये होने से जो है उसके बाद TPA का काम करता है। हाँ, जो नए इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि 1 घंटे में प्री ऑथराइजेशन का डिसीजन लेना पड़ेगा, ये एक अच्छा स्टेप है। इससे मरीज की थोड़ी सी दिक्कतें कम हो जाएंगी। जो TPA या इंश्योरेंस कंपनी से वो डील करता है उसमें जो बार बार कागज चाहिए होते हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन साथ साथ इसमें मरीज को भी समझना होगा कि कागज जो जो चाहिए, जैसे पुरानी पॉलिसियां हैं, पुराने पॉलिसी में कितना सम इंश्योर्ड था, पुरानी कवरेज क्या थी और क्या क्या ये बीमारी कब से है। अक्सर जो मरीज जो बातें छुपाता है वो ना छुपाए नहीं, और अगर एक ही दफा सारा बता देगा तो TPA को आसानी रहेगी एकदम से डिसीजन लेने में। इन सब चीजों को एक मरीज को भी देखना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छा है, IRDA ने ये अच्छा काम किया है, ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं सबको। हालांकि काफी TPA
जो अच्छे टीपीए हैं वो पहले ही 1 घंटे तक कर रहे हैं। जी, मैं इस बात को एग्री करूंगा आपकी अरोड़ा साहब कि बहुत सारे टीपीए 1 घंटे में कर देते हैं, वो बहुत ही प्लान्ड तरीके से जाए, और लेकिन शायद हर जगह कहानी ये नहीं है। आगे मैं उस पर और डिटेल में जाऊंगा। और लगे हाथ तो एक सवाल और पूछ रहा हूं, प्लान्ड वाली चीजों में भी जब आपका डिस्चार्ज होना होता है वो ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि वो तो कभी मैंने नहीं देखा कि 3 घंटे के अंदर वो अप्रूवल आती है। उसमें तो समय लगता है, कई बार चीजें प्रॉपर अप्रूव होके नहीं आती, कई बार ऐसी कटौती होके आ जाती है कि समझ ही नहीं आता मरीज या उसके रिश्तेदार को कि ये हमारा इतना पैसा क्यों कट गया, बात तो 3 लाख की हुई थी और ये तो सिर्फ 2 लाख ही अप्रूव हुए। देखिए, उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो टीपीए का काम या इंश्योरर का काम तब शुरू होता है जब, अगेन जो मैं पहले भी कहा है, जब उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन आती है। डिस्चार्ज के समय पर पूरी एक डिटेल्ड बिल चाहिए होता है, उस डिटेल्ड बिल को एनालिसिस करना होता है, टीपीए को उसके लिए टाइम चाहिए होता है। दूसरी बात, इंश्योरर जो है, जो जा रहा है, जो अस्पताल में जा रहा है, एक पेनफुल सिचुएशन में जा रहा है, उसके मन में ये होता है कि अगर उसने इंश्योरेंस ले लिया तो उसको हर चीज मिलेगी, ऐसा उसको समझाया जाता है। अब क्योंकि जो IRDA की अब नई इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि उसको एक इंफॉर्मेशन शीट मिलेगी, पॉलिसी की इंफॉर्मेशन शीट मिलेगी, जिसमें छोटी छोटी बातें भी साफ सिंपल शब्दों में लिखी होंगी, तो उसको पहले ही पता होगा कि उसमें उसको क्या क्या चीजें नहीं मिलेंगी, क्या क्या डिडक्टेबल हैं, क्या क्या को पेमेंट्स हैं। वो सब चीजें अगर उसको पहले ही पता होगा कि मेरे को इतना पैसा जो है पहले ही देना पड़ेगा हर हालत में, जैसे मोटर इंश्योरेंस में होता है, उसको पता है अगर उसने सब टोटल कवरेज भी ले रखी है तो 1000 देना ही पड़ेगा। इसमें भी उसको ये पता होगा कि 15% अगर कोपे है या डिडक्टेबल्स जो कटने हैं, स्टैंडर्ड डिडक्टेबल्स हैं, खाने का खर्चा है, आपके शैम्पू का खर्चा है, ब्रश का खर्चा है, टॉयलेटरीज का खर्चा है, ये सब कटेगा ही। उसके लिए अगर वो पहले प्रिपेयर्ड रहेगा तो उसको ये निराशा नहीं होती है। रही बात टीपीए की, टीपीए इन सब चीजों को काटता है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो है, स्टैंडर्ड डिडक्टेबल आइटम्स हैं, वो पहले इंश्योरर को एक इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ पॉलिसी टेकिंग वो ले लेनी चाहिए। दूसरा, सारी इंफॉर्मेशन अस्पतालों के साथ सारे टीपीए जो है एक अच्छी कोऑर्डिनेशन हो गई है। उनको पता है कि डिटेल बिल भेजनी है, उनको पता है कि सारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स भेजनी है। अगर वो सबके सब भेज देते हैं तो डिसीजन लेने में टीपीए को आसानी रहती है। और मैं फिर वही कह रहा हूं कि बहुत सारे टीपीए अभी डिस्चार्ज का भी जो एवरेज टाइम है वो 1 घंटे के आसपास है। 1 घंटे में डिस्चार्ज का भी फाइनल डिस्चार्ज आ जाता है। लेकिन वही है कि इंश्योरर को क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि क्या क्या पैसा कट गया है, उसकी उम्मीद से ज्यादा कट जाता है, क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसको पता नहीं होता कि ये चीजें मेरी कटने वाली हैं। वो उम्मीद कर लगाया बैठा होता है कि ये भी मिलेंगी, उस वजह से थोड़ी निराशा होती है। फिर बाद में उसके ऊपर उसकी इच्छा होती है कि मैं टीपीए से फिर दोबारा बात करूं या टीपीए से नेगोशिएट करूं या टीपीए के पास फिर दोबारा जाऊं और इन सब चीजों के पैसे ले लूं। इस वजह से देरी होती है। ठीक है, तो चलिए, ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं कि एक तो कितना कटा और एक 3 घंटे के अंदर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि ये शिकायतें थी बड़े पैमाने पर। बहुत सारी जगह प्रैक्टिस में होगा, लेकिन सर बहुत सारी जगह प्रैक्टिस में नहीं भी था, तो अब तो 3 घंटे का रूल आ गया। 3 घंटे में आपको अप्रूवल देनी होगी अगर नहीं आ रही थी। थर्ड जो चीज़ है शाह साहब, वो है हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल की इसमें बड़ी अहम भूमिका है। जैसा अभी डॉक्टर अरोड़ा समझा रहे थे कि क्योंकि पेपर्स आप ही लोग सबमिट करेंगे, वही टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी देखेगी। जितने पेपर क्लियरिटी के साथ जाएंगे, जितने पेपर वक्त पे पहुंच जाएंगे, जितना वो ईजी होगा, उतनी जल्दी वहां से अप्रूवल आएगा। हॉस्पिटल के एंड पे क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या वहां से देरी हो जाती है कई बार? देखो, एक तो पहले IRDA में हॉस्पिटल के ग्रीवेंस के लिए कोई पोर्टल ही नहीं है, तो हमारा पहला रिक्वेस्ट तो यही है कि IRDA में हॉस्पिटल ग्रीवेंसेस के लिए भी कुछ पोर्टल चाहिए। दूसरा चीज है कि छोटी छोटी हॉस्पिटल भी इतनी ज्यादा नंबर में है, अबाउट 70 to 75% ऑफ द हॉस्पिटल इंडिया में जो भी है बहुत छोटी छोटी है, तो उसमें टीपीए डेस्क जैसा सेपरेट नहीं होता है। वहां जो भी रिसेप्शन का आदमी है और कोई एक डॉक्टर जैसा आदमी है, वही सब क्लेम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करता है।
रिगार्डिंग द बिल प्रिपरेशन एंड ऑल दैट, उसमें भी IRDA को एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बना देनी चाहिए कि भाई यही फॉर्मेट में हॉस्पिटल को ये बिल देना चाहिए, जिसके लिए कोई प्रकार का डिले नहीं हुए। हाँ, तो डॉक्टर साहब, शाह साहब, अभी जो गाइडलाइन आई है उसमें वो बोल रहे हैं ना कि अब आपको एक डेस्क कंपलसरी, जैसे आपने कहा ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे छोटे हॉस्पिटल्स में अलग से कोई डेस्क होती नहीं है, तो क्या अब उन्हें बनानी पड़ेगी? पर ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि अकेला एक हॉस्पिटल है, उसमें रोज के खाली 5 क्लेम ही आता है। 15 बेड की हॉस्पिटल है, रोज के 5 क्लेम भी नहीं जाते हैं, तो उसको हेल्प डेस्क के लिए आदमी रखने का कैसे अफोर्ड कर सकेंगे? तो मेरी बात यह है कि ये कोई छोटी हॉस्पिटल के लिए अच्छी बात नहीं है कि वो कंपलसरी मांगे कि हॉस्पिटल में सेपरेट बिल डेस्क चाहिए या सेपरेट TPA डेस्क चाहिए। पर ये सर फिर 50-50 वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि अब वाकई में उससे दिक्कत तो होती है। बात सही है आपकी शायद कि कोई 15 बेड वाला हॉस्पिटल जिसको शायद एक आधी ऐसा कोई मौका पड़ता है, लेकिन अब रूल है तो रूल है और दिक्कत तो होती है। ये प्रैक्टिकल दिक्कत है जहां पर वही व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा है, वही व्यक्ति TPA का भी काम कर रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। अब इस सवाल का जवाब भी हम लेंगे, लेकिन एक छोटा ब्रेक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद और 2 बड़े अहम सवाल। पहला ये कि बहुत सारे लोगों के पास ग्रुप इंश्योरेंस होता है, उनको अपने या तो एम्प्लॉयर से मिला होता है, वहाँ पर तो चीज़ें थोड़ी ठीक होती है, लेकिन जिनके पास इंडिविजुअल पॉलिसीज़ होती है उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन क्यों? और दूसरी बात, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ये भी प्रैक्टिस करते हैं कि वो पूरा कैश रखवाते हैं, कैशलेस होने के बावजूद, भले ही वो कहते हैं हम बाद में वापस कर देंगे, तो फिर कैशलेस हुआ कैसे? क्या इस पे नई गाइडलाइंस कुछ कहती हैं? एक छोटा ब्रेक के बाद 2 ये बड़े अहम सवाल। इसी के हिसाब से और 3 घंटे के अंदर डिस्चार्ज के वक्त फाइनल सेटलमेंट की चीज भी होनी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं जिससे हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वालों के लिए एक राहत की बात है। अब हम थोड़ा उसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं। राइट। अब जितेन, एक चीज़ और है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो ये कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कॉर्पोरेट पॉलिसी मिलती है, मतलब उनके एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रही है, अपने ऑफिस की तरफ से मिल रही है, वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। और बहुत सारे लोग एक इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं। कई लोगों का ये अनुभव है कि जो कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है, क्योंकि एक वो उसका वेटेज बड़ा होता है, एक बड़ा ग्रुप इंश्योरेंस होता है, वहाँ चीज़ें तेज़ होती हैं। लेकिन जब इंडिविजुअल की बात होती है तो बड़ी लेथार्जी उसमें होती है, बहुत धीरे धीरे अप्रूवल और क्लेम सेटलमेंट और ये तमाम चीजें। क्या ये डिफरेंशिएशन होता है? जी, मेरे अनुभव से मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट पॉलिसी में सबसे पहले तो कवरेज लिमिटेड होता है। तो अगर क्लेम आ रहा है तो वो छोटे अमाउंट का क्लेम होता है, वो किसी बड़ी सीरियस डिजीज के लिए नहीं होता। हार्ट रिलेटेड डिजीज हो गई, या फिर रिकरिंग डिजीज हो गई, या रिकरिंग हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, उसके लिए कॉर्पोरेट पॉलिसी वर्क नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर क्लेम अमाउंट छोटा है तो कॉर्पोरेट पॉलिसी में ऐसा अनुभव हो सकता है कि हाँ, क्लेम तेजी से पास हो रहा हूँ। बट जब मैं इंडिविजुअल पॉलिसी की बात करता हूँ, अगर कोई बड़ा क्लेम है, लाइक कैंसर रिलेटेड क्लेम है या फिर कोई मेजर ऑपरेशन है, वहां पर कई बार क्या होता है कि थोड़ी स्क्रूटनी ज्यादा हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि वहां पर समय ज्यादा लग रहा है। बट अब जो नए प्रावधान है, अगर अब 1 घंटे में एक्सेप्टेंस होना है, इनिशियल एक्सेप्टेंस आना है, और 3 घंटे में डिस्चार्ज के बाद पूरा ऑथराइजेशन होना है, तो मुझे लगता है कि ये जो अनुभव है खत्म हो जाएगा और कॉर्पोरेट पॉलिसी और इंडिविजुअल पॉलिसी में ज्यादा कुछ फर्क रह नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कितना कवरेज है, उसके अलावा एक्सपीरियंस सिमिलर हो जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अरोड़ा, और ये सवाल मैं डॉक्टर शाह के पास भी लेकर जाऊंगा। एक जो चीज़, एक जो प्रैक्टिस हम देखते हैं, क्योंकि TPA भी इसका जवाब देंगे और हॉस्पिटल्स तो देंगे ही देंगे, वो ये है कि आपके पास एक पॉलिसी है जो कि आपने इसीलिए खरीदी है कि आपको कैशलेस इलाज मिले, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स ये प्रैक्टिस करते हैं कि वो आपसे पहले पैसा रखवाते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि जब ये अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद हम 1 दिन में कि 2 दिन में कि 7 दिन में आपको तुरंत आपके खाते में पैसा लौटा देंगे। सवाल ये है सर कि फिर कैशलेस का मतलब क्या हुआ? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये प्रैक्टिस है कि वो पैसा रखवाते हैं, और वो इंश्योरर टू इंश्योरर और TPA टू TPA डिफर भी करता है कि कितना पैसा रखवाते हैं। ये थोड़ा सा अस्पतालों में थोड़ा सा फियर साइकोसिस है, फियर है कि हमारा पैसा जो एक दफ़ा अप्रूवल हो गया है
या आएगा या नहीं आएगा, उस चीज का फियर फैक्टर है। मैं अस्पतालों को फिर हम अस्पतालों से अक्सर बातें करते रहते हैं, अस्पताल के साथ हमारा इंटरेक्शन होता रहता है, टीपीएस वालों का, हर टीपीए का इंटरेक्शन होता रहता है अस्पताल वालों से, और वो उनको रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप एडवांस मत लीजिए। आपको पता है अगर एक दफा ऑथोराइजेशन आएगा, आप उसकी वेट करिए, आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, पर उसके बाद ऑथोराइजेशन आ जाएगा 1 घंटे में। एक घंटे में ऑथोराइजेशन आ गया तो आपकी श्योरिटी हो गई। एक दफा ऑथोराइजेशन आने के बाद आपको पैसे मिलेंगे, तो आप पैसे मत लीजिए। बट ये मैं मानता हूं कि अस्पतालों वालों की प्रैक्टिस है और इस प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू करना चाहिए। जो पेशेंट गया है, इमरजेंसी में गया है, वो अपने साथ अक्सर पैसे नहीं लेके जाता, ना ही हर एक कोई एक उस मूवमेंट पे पैसे देने के लिए तैयार रहता है। अगर पैसे लेने भी है, ठीक है, आप उतना पैसा लीजिए, आपको भी अस्पताल है, आपको मालूम है कि कितने पैसे जो है, जो स्टैंडर्ड डिडक्टेबल आइटम्स हैं, जैसे ग्लव्स लगेंगे या और सारी चीजें हैं, उन चीजों का एक नॉमिनल अमाउंट रख लीजिए। पर अक्सर अस्पताल जो है वो टीपीए को भी यही कहते हैं कि अगर सर्जरी होनी है तो हमारे को 80% पहले चाहिए या 80% का ऑथोराइजेशन कीजिए। कई दफा ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, या आपको इतना पैसा अस्पताल वाला जब मरीज आ जाता है तो उससे पैसे लेने की वो प्रैक्टिस जो है, इसको डिस्करेज करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ ना कुछ आईआरडीए को भी ऐसा लाना पड़ेगा कि नेटवर्क पे जो हॉस्पिटल आए उनको एक आपस में इंटरफेथ जो है वो डेवलप होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि बड़ा ग्रे एरिया छूटता है। मैं इस पर आऊंगा कि आपने कहा आईआरडीए का नाम लिया, कि क्या इस पे कोई रूल एंड रेगुलेशन है या नहीं है, क्योंकि शायद ये ग्रे एरिया है, इसीलिए फिर ये हॉस्पिटल्स के भी अपनी उसमें से आ जाती है। डॉक्टर शाह, इस पे आपका क्या कहना है? आप हॉस्पिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त पैनल पर। नहीं, हमारा तो कहना ये है कि जब भी हम अप्रूवल के लिए कोई भी पेशेंट का कैशलेस के अप्रूवल के लिए भेजते हैं, सपोज हमने 100 रुपये का अप्रूवल के लिए भेजा है, तो इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए हार्डली 30% और 50% ही अप्रूवल का लेटर भेजते हैं। बाद में ये प्रॉब्लम होता है कि जब डिस्चार्ज करते हैं, तब डिस्चार्ज के टाइम भी वो लोग हमको नहीं बता रहे कि इतना आपका डिडक्शन होएगा, ये होएगा। तो इसके वजह से भी हॉस्पिटल को उसका डिपॉजिट लेके रखना पड़ता है। और दूसरी बात ये हुई है कि ये कंज्यूमेबल जो डिडक्ट करते हैं वो भी एक तरह से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन ग्लव्स या बिटाडीन वगैरह से नहीं हो सकता है। तो उसके लिए भी वो जो पॉलिसी है वो हॉस्पिटल को मान्य नहीं रहती है। इसीलिए पेशेंट को भी ऐसा लगता है कि हमारे पास से पेशेंट हॉस्पिटल ने पैसा ले लिया, लेकिन वो दर्दी को मालूम होना चाहिए कि भाई ये चीजें सब डिडक्टेबल है। तो हमारा ये भी सूचन है कि जब भी कोई भी पॉलिसी ले, तो जो भी एजेंट है उसकी भी फर्ज बनती है कि जो भी दर्दी है उसको पूरा ज्ञान दे कि ये चीज आपको एडमिसिबल रहेगी, इसका पैसा भरना पड़ेगा। तो आपको हॉस्पिटल से वो मांग सकते हैं, हॉस्पिटल आपको उसके लिए मांग सकते हैं। ठीक है, डिडक्टेबल तो एक चीज है सर, क्योंकि मान लीजिए लाख रुपए का एक ऑपरेशन हुआ तो डिडक्टेबल 2, 5 हजार, 10 हजार रुपए होगा। लेकिन सवाल ज्यादा बड़ा ये है कि अगर आप कहें उस मरीज से या उसके परिजनों से कि आप अभी 80,000 रुपए जमा कराइए, वो दिक्कत है, क्योंकि वो तो ये सोच के आता है मेरे पास तो कैशलेस पॉलिसी है। जितिन, क्या ये एक बड़ा ग्रे एरिया है जिसको इन सब नियमों से पहले एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि फिर कैशलेस का कोई मतलब ही नहीं रह गया। आप सही कह रहे हैं। कैशलेस का मतलब ये भी होता है कि कई इश्यूज ऐसे भी आते हैं कि इवन एएल दे दिया है, सब दे दिया है, पेशेंट के डिस्चार्ज के टाइम वो डिनायल आ जाती है। ये भी ऐसा भी प्रॉब्लम होते हैं, और वो 1-2 क्लेम नहीं तो फिर ये वही मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब, वही मैं कह रहा हूं कि फिर तो ये बड़ा ग्रे एरिया है जिसको तुरंत एड्रेस किया जाना चाहिए। क्योंकि पहली लाइन जो नई डायरेक्टिव आई है उनके साथ ये है कि कैशलेस का पर्पस है 100% कैशलेस, लेकिन ये तो यहीं पर विवाद में फंस गया। जी जतिन, कंटिन्यू विद योर आंसर। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, शाह साहब। जी जतिन। नहीं, ये बिल्कुल बात सही है, ये थोड़ा ग्रे एरिया है। और अगर हमने स्टेप लिया है 100% कैशलेस क्लेम की तरफ, तो मुझे लगता है कि जल्द जैसे जैसे इसमें इम्प्रूवमेंट आते जाएंगे, जैसे अब कुछ बड़े हॉस्पिटल होते हैं, कुछ छोटे हॉस्पिटल होते हैं, कहीं पर थोड़ा सा फियर है, जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे। तो जैसे जैसे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आएंगी, जैसे जैसे एक सिंगल प्लेटफॉर्म आएगा क्लेम प्रोसेसिंग का, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आएगा, जैसे जैसे एफिशिएंट सिस्टम होता जाएगा, आई गेस
ये हाँ, तो अगर ये फियर है, मतलब एक डॉक्टर साहब ने अपनी राय रखी, शाह साहब ने, कि उनका कई बार क्लेम अटक जाता है, टीपीए डॉक्टर अरोड़ा ने अपनी राय रखी कि हम तो देते हैं लेकिन वो हॉस्पिटल का एक फियर फैक्टर है, तो पर ये क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई नियम होना चाहिए कि या तो पहले 50% ही अप्रूवल आएगा लेकिन आपको सर्जरी, और ऐसा तो है नहीं कि कोई वहां महीनों रह रहा है, वो डिफरेंट केसेस है, कोई भी मरीज ये सर्जरी और तमाम चीजों के लिए 2 से 5 दिन 7 दिन इससे ज्यादा हॉस्पिटल रहता नहीं है। क्या उस बीच में ये चीज सेटल नहीं हो सकती? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मरीज को अगर जेब से पैसे लग गए, जैसा अरोड़ा साहब भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग उस स्थिति में होते ही नहीं है कि वो पैसे दे पाए, इस ग्रे एरिया को आई थिंक तुरंत एड्रेस करना चाहिए। अभी जो भी सुझाव आए हैं वो बहुत स्वागत योग्य हैं, उससे और इफिशिएंसी आएगी, लेकिन एक बड़ा एरिया है जिस पे मेरे ख्याल से हम तीनों ही लोग या चारों लोग जो पैनल पे हैं वो एग्री करेंगे कि हॉस्पिटल के एंड पे, टीपीए के एंड पे ये चीज क्लियरिटी होनी चाहिए कि कैशलेस मतलब कैशलेस, और फिर उसके बीच में टीपी और हॉस्पिटल के बीच में वो कैसे संबंध बनेगा या कैसे उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग होगी, वो मरीज के ऊपर नहीं आनी चाहिए। आई होप IRDAI इस पर भी जल्द कुछ लेकर आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक पहल हुई है, आगे उम्मीद करते हैं कि और ये बेहतर होता चला जाएगा। नमस्कार।